प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दौरे में दी राज्य को सौगात। ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। बल्क ड्रग पार्क की रखी आधारशिला। IIIT ऊना को राष्ट्र को किया समर्पित। चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं और ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का किया उद्घाटन। चंबा और ऊना की रैली में पीएम मोदी ने गिनाई डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां। कहा, हम निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। राज्य के विकास की जरूरतें पूरा न करने के लिए पिछली सरकारों पर बरसे। कहा, उन्हें हिमाचल के लोगों की तकलीफ से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कर्नाटक के हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की अलग अलग राय। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार, तो दूसरे जज सुधांशु धुलिया ने कहा, हिजाब पहनना व्यक्तिगत पसंद का मामला। अब बड़ी बेंच में होगी सुनवाई। कर्नाटक सरकार ने किया स्वागत। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा में अगरतला खोंगसांग जन शताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शाम को IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा, परम कामरूप और प्रयोगशाला समीर का किया उद्घाटन। कजाकिस्तान में हो रहे सीका सम्मेलन में पाकिस्तान के कश्मीर राग अलापने पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने लगाई कड़ी फटकार। कहा, पाक वैश्विक आतंकवाद का केंद्र, उसे कश्मीर पर टिप्पणी करने का हक नहीं। पाकिस्तान को आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को बंद करने की नसीहत। कहा, भारत के अल्पसंख्यकों के लिए रोना बंद कर अपने घर में झांकें। एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम। पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 74 रन के विशाल अंतर से दी शिकस्त। फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया। देश में शुरू होने वाली ये 4थी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इसके शुरू होने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आरामदायक और तीव्र गति की यात्रा सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पीएम मोदी के काफिले का कुछ इस अंदाज में लोगों ने स्वागत किया। पीएम को जो सम्मान मिला उसके प्रति उन्होंने आभार जताते हुए राज्य को कनेक्टिविटी की ऐसी भेंट दी जिससे स्थानीय लोगों का जुड़ाव सीधे दिल्ली से हो गया। पीएम के हरी झंडी दिखाते ही महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गंतव्य के लिए निकल पड़ी। ये देश में शुरू की गई 4थी वंदे भारत ट्रेन है और पहले की तुलना में ये एक उन्नत संस्करण है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहां आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस से दूसरे शहरों में काम करने वाले साथियों को भी लाभ होगा। पीएम मोदी ने खुद ट्रेन के भीतर जाकर इसका निरीक्षण किया और कर्मचारियों से बातचीत भी की। ट्रेन की शुरुआत होने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और यात्रा को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जो हमारी पब्लिक है उसके लिए बहुत सुविधा हो गई है। जो मोदी कर रहा है 1 नंबर कर रहा है। हिमाचल तो 1 नंबर में कम हो रहा है। क्षेत्र की जनता की तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे ऊना के क्षेत्र के लिए दी है। पहले 8 घंटे में पहुंच दिल्ली, अब 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। जो सरकारें आती थी वो काम बिल्कुल कम करती थी।
ऐसे ही कोई बड़े बड़े जो पार्क, बड़ी बड़ी जो चीजें बढ़ रही है ना, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। प्रधानमंत्री ने ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और 20,000 से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ये क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इस बल्क ड्रग पार्क पर करीब 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 2,000 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट के लिए। आने वाले वर्षों में यहां 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश यहीं पर होने वाला है, इसी काम में होने वाला है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश ऊना का, हिमाचल का कायाकल्प कर देगा। इससे रोजगार के हजारों ऐसे अवसर पैदा होंगे, स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। पीएम ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT ऊना राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री ने ही रखी। पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी संसद की सीटें कितनी है उस पर आंका करते थे। इसलिए हिमाचल को IIT के लिए, IIIT के लिए, IIM के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि आज हिमाचल के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक तरफ जहां हिमाचल में दोगुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। ऊना से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश आज डबल इंजन सरकार की मजबूती को समझ रहा है, जिसने राज्य में प्रगति की रफ्तार दोगुनी कर दी है। चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में डबल इंजन की सरकार के कार्य करने का ढंग बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को रहने सहने की सुविधाएं उपलब्ध हों। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंबा पहुंचे, जहां उन्होंने विकास की सौगात देते हुए 48 मेगावाट की छंजू पनबिजली परियोजना और 30 मेगावाट की देवथल छंजू पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी। इन दोनों परियोजनाओं से सालाना 270 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। चंबा तो देश के उन क्षेत्रों में है जहां जल विद्युत के निर्माण की शुरुआत हुई थी। आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है, इससे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में चंबा की हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। यहां जो बिजली पैदा होगी, इससे चंबा को, हिमाचल को सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई होगी। यहां के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य में लगभग 3,125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय का भी शुभारंभ किया। इसके लिए राज्य के 15 सीमावर्ती और दूर दराज के ब्लॉकों में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार ने 420 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में पहले की सरकारों के मुकाबले दोगुनी सड़कें बनी हैं। हमने 8 वर्ष में अब तक 12,000 किलोमीटर लंबी गांव की सड़कें बनाई हैं और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से आपके जीवन को बदलने के लिए जी जान से कोशिश की है भाई। यानी पहले के मुकाबले करीब करीब 2 गुनी से ज्यादा सड़कें बनी हैं। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में विकास को दोगुनी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। अब डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें
सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के साथ अपने विशेष लगाव का भी जिक्र किया। उन्होंने राज्य को कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने और सबसे पहले 100% लक्ष्य को पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने चंबा के आकांक्षी जिले में आने और विकास के मामले में तेज रफ्तार पकड़ने को लेकर भी राज्य सरकार को बधाई दी। चंबा से ब्यूरो इनपुट के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक हिजाब मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया के एक राय नहीं होने के बाद मामले को अभी भी कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। अपने फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया और कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर सभी अपील खारिज कर दी, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि विषय ये नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, ये व्यक्तिगत पसंद का मामला है। फैसला लिखते समय बालिका शिक्षा मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में कक्षा के भीतर हिजाब के इस्तेमाल पर रोक के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। इस आदेश के खिलाफ कुछ छात्राओं और गैर सरकारी संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जानजर का गांव से गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। ये गौरव यात्रा सौराष्ट्र के सोमनाथ पर संपन्न होगी। वहीं अमित शाह ने नवसारी में दावा करते हुए कहा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी जमीनी तैयारी को तेज कर दी है। पार्टी ने बुधवार से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जगहों से गुजरात गौरव यात्रा को रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जानजरका गांव के संत सवैया नाथ मंदिर से गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल समेत भाजपा के कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। यह गौरव यात्रा सौराष्ट्र के सोमनाथ पर संपन्न होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। वर्षोथी जवाहरलाल नेहरूनी भूलना कारणे काश्मीर 370મી કલમના કારણે કાશ્મીર ભારતીય જનતા ભારત સાથે જોડાતું નતું। બધાના મનમાં ઈચ્છા છે કે કાશ્મીરમાંથી 370મી કલમ હટી જાય। હતી કે ને ભાઈ, જરા જોરથી બોલો, અરે જોરથી બોલો, હતી કે નહીં? નરેન્દ્ર ભાઈએ 5 ઓગસ્ટ 2019 કાશ્મીરમાંથી एक झटके धारा 370 ने हटाई। काश्मीर ने हमेशा माटे भारत साथे जोड़वानुं काम कर्युं। अमित शाह ने नवसारी जिले के वसंदा तालुका के उनई माता मंदिर से भी यात्रा का शुभारंभ किया। इनमें एक उनई से अंबाजी मंदिर तक बिरसा मुंडा जनजातीय यात्रा होगी, जो राज्य के 14 जनजातीय जिलों के 31 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरेगी। दूसरी यात्रा भी उनई से शुरू होगी और खेड़ा जिले के खगवेल में संपन्न होगी। यह 35 निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेहसाणा में यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि गुजरात गौरव यात्रा के उद्देश्य से प्रदेश में 5 यात्राएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर एक प्रदेश की जनता ने निरंतर भरोसा जताया हो, तो एक राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन का दायित्व बनता है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करें। एक राजनीतिक संगठन की, सामाजिक संगठन की दायित्व बनती है जिनके ऊपर एक प्रदेश की जनता ने निरंतर भरोसा जताई है। हमारी दायित्व बनती है पिछले दिनों में जो जिम्मेवारी, जो वादा, जो भरोसा लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है उसकी जानकारी देना, उसके बारे में लोगों को अवगत करवाना, लोगों की भावना की अनुयायी जो काम की गई है उसकी रिपोर्ट कार्ड देना। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे पर अहमदाबाद के झंझारका पहुंचे, जहां उन्होंने संत श्री सवैयानाथ समाधि स्थान मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने नवसारी में उनई माता मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचने के लिए 5 अलग अलग मार्गों से गुजरात गौरव यात्रा का आयोजन किया है। इनमें से 2 यात्राओं का पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल शुभारंभ किया था। बीजेपी इस यात्रा के जरिए राज्य की 145 विधानसभा तक पहुंचेगी। गौरतलब है कि गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस लंबे समय से सूबे की सत्ता से बाहर है। कांग्रेस इस चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो बीजेपी को फिर से सत्ता में आने का भरोसा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कजाकिस्तान में हो रहे सीका सम्मेलन में पाकिस्तान के कश्मीर राग अलापने पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पड़ोसी देश को कड़ी फटकार लगाई है। लेखी ने साफ कहा कि पाक वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है और उसे कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। लेखी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को बंद करने की नसीहत दी और कहा कि वो भारत के अल्पसंख्यकों के लिए रोना बंद कर अपने घर में झांके। It is unfortunate that Pakistan has again chosen the path of reckless use or misuse of Sikha platform to propagate false and malicious propaganda against my country and distract from the theme and focus of today's discussions and cooperation amongst member states. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will remain an integral part of India. Pakistan has no locus standi to comment on India's internal affairs. Pakistan's remarks today constitute gross interference in India's internal affairs, sovereignty and territorial integrity, which is inconsistent with the Sikha Declaration on the Principles Guiding Relations between Sikha Member States of September 1999. Pakistan is the global epicenter of terrorism and continues to be the source of terrorist activities, including in India. आरएसएस के सहयोगी संगठन राष्ट्र सेविका समिति द्वारा राजधानी नई दिल्ली में शहीद नमनांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्र सेविका समिति की वरिष्ठ प्रमुख संचालिका शांता कुमारी ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने में महिलाओं का योगदान अतुलनीय रहा, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिला। इसी को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में राजधानी नई दिल्ली में आरएसएस के सहयोगी संगठन राष्ट्र सेविका समिति द्वारा शहीद नमनांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्र सेविका समिति की वरिष्ठ प्रमुख संचालिका शांता कुमारी ने कहा कि देश को फिरंगी ताकतों से आजादी दिलाने में महिलाओं का योगदान अतुलनीय रहा है, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो उनसे वंचित रहीं। इसी को ध्यान में रखकर स्वराज क्रांति और महिलाएं, गीत अर्घ्य, पुस्तकों और अपाला पत्रिका अस्तित्व में आई हैं। समिति के ओर से पूरा देश भर में हम पिछले साल से पूरा 1 साल से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इससे प्रेरणा लेकर और समाज के सेवा में लगना, इस दृष्टि से हमने इस कार्यक्रम आयोजित किया है। सो आज हो रहा है पूरा अमृत महोत्सव की दृष्टि से हमारा पुस्तक का विमोचन हो रहा है और गीतों का पुस्तक का भी विमोचन हो रहा है और कुछ पत्रिका का भी विमोचन हो रहा है। समारोह के दौरान राष्ट्र सेविका समिति के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख शरद रेणु ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश का सच्चा इतिहास राष्ट्र के सामने लाने के लिए हमारी बहनों ने 108 से भी अधिक हस्तलिखित पत्रिकाएं निकाली हैं। प्रधानमंत्री जी का ऐसा आह्वान था कि हमको अपने देश का सत्य इतिहास सबके सामने लाना चाहिए, तो हमारी बहनों ने पूरे देश भर में हस्तलिखित पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं, मतलब तैयार की है। लगभग 108 से ज़्यादा हस्तलिखित पत्रिकाएं बहनों ने तैयार की है। ये पत्रिकाएं कहीं पर जिला स्तर से हैं, कहीं विभाग स्तर से हैं और कहीं पर प्रांत स्तर पर बनी हैं। ये सब उन्होंने हाथ से लिखकर तैयार किया है।
समारोह में मौजूद राज्यसभा सांसद और राष्ट्रवादी विचारक और चिंतक प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए देश की आजादी के लिए त्याग करने वाले गुमनाम नायकों नायिकाओं को समाज के सामने लाने का काम किया जा रहा है। ऐसे कौन से नायक और नायिकाएं थी जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत और समृद्ध भारत के रूप में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे तो बढ़ रहे हैं, क्या उनके प्रति हमने कभी कृतज्ञता जाहिर की? यह सवाल पूरे देश के सामने है और इसी सवाल का जवाब आज राष्ट्र सेविका समिति दे रही है। गौरतलब है कि राष्ट्र प्रथम की थीम पर काम करते हुए राष्ट्र सेविका समिति ने न केवल आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में जंग आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले क्रांतिवीरों का सम्मान कर रही है, बल्कि लेखन के जरिए समाज और राष्ट्र के सामने उनको लाने का अनुकरणीय कार्य भी कर रही है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली में आरएसएस के सहयोगी संगठन राष्ट्र सेविका द्वारा शहीद नमनांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरएसएस के संगठनों द्वारा तैयार की गई पुस्तक स्वराज और महिलाएं, साथ साथ गीत अर्घ और अपाला पत्रिका का विमोचन किया गया। निश्चित तौर पर इस तरह की पुस्तकें और पत्रिकाएं न केवल जंग आज़ादी की लड़ाई में देश की महिलाओं के योगदान को रेखांकित करती है, बल्कि समाज और राष्ट्र को नई प्रेरणा देकर ऊर्जावान बनाने का काम भी करती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन किशन के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 8, 9 और 10 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की वेबसाइट को आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि इस आयोजन के तुरंत बाद मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी 11 और 12 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। ये वेबसाइट हमारे प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए सिंगल विंडो की तरह होगी। यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम, रजिस्ट्रेशन, आवास व्यवस्था, हेल्प डेस्क सुविधा और प्रदेश के पर्यटन स्थल इत्यादि की जानकारियां एक स्थान पर मिल सकेगी। यह अवसर मध्य प्रदेश के लिए निश्चित ही बहुत ऐतिहासिक है। इससे मध्य प्रदेश और देश में निवेश और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। लेह में हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ लद्दाख महोत्सव 2022 कोविड महामारी के कारण 2 साल के ब्रेक के बाद 4 दिवसीय लद्दाख उत्सव आज से शुरू हो गया। बर्फबारी के बीच जिले के विभिन्न हिस्सों से 35 सांस्कृतिक मंडलों ने लेह की गलियों में रंगारंग जुलूस निकाला। पोलो मैदान में मंडलियों ने लेह की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया। विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत वैश्विक मंदी की आहट के बीच भी दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं दुनिया भर में जमकर तारीफें बटोर रही हैं। केंद्र सरकार की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लॉजिस्टिकल मार्वल बताया है। वैश्विक मंदी के खतरे के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। भले ही वैश्विक हालातों को देखते हुए आईएमएफ ने अपने पूर्वानुमान में कटौती की हो, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है कि दुनिया के तमाम देशों में मंदी के खतरे के बीच भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले समय में भी तेजी से आगे बढ़ेगा। मंगलवार को जारी अपनी वार्षिक विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि 2022 में भारत की जीडीपी में वृद्धि का संशोधित अनुमान 6.8% है। वैश्विक विकास का अनुमान 2021 में 6.0% से 2022 में 3.2% और 2023 में 2.7% रहने का है। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी के तीव्र चरण को छोड़कर 2001 के बाद से ये सबसे कमजोर वैश्विक विकास दर है। आईएमएफ ने कहा है कि 2022 में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त बनी रहेंगी। इनमें अमेरिका 1.6%, चीन 3.2% और यूरो एरिया 3.1% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा। वहीं भारत की विकास दर 6.8% रहेगी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर पाउलो माउरो ने भारत की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की जमकर तारीफ की है।
उन्होंने कहा है कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश को देखते हुए ये स्कीम अपने आप में बेमिसाल है और भारत से कई चीजें सीखी जा सकती हैं। माउरो ने कहा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम लॉजिस्टिकल मार्वल है और बेहद कम आय वाले लोगों की इससे काफी मदद हुई है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम लॉजिस्टिकल मार्वल है क्योंकि ये प्रोग्राम बेहद कम आय वाले लोगों की अच्छी मदद कर रहा है। करोड़ों लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। भारत में इस तरह के कई ऐसे प्रोग्राम्स सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जो निम्न आय वाले लोगों के साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं। दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत मंदी की आहट के बीच भी दूसरे देशों के लिए मिसाल बना हुआ है। आईएमएफ ने भारत सरकार की आर्थिक नीतियों की जमकर तारीफ की है। सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं जिनके केंद्र में निम्न आय वर्ग के साथ ही महिलाएं, बुजुर्ग और किसान हैं, वो वैश्विक स्तर पर सराहना बटोर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अब खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया ने 2 लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ये परीक्षण बुधवार को हुआ और इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए कोरियन पीपुल्स आर्मी की ओर से तैनात क्रूज मिसाइलों की लड़ाकू दक्षता और शक्ति को बढ़ाना था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 74 रन के विशाल अंतर से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने थाईलैंड के सामने जीत के लिए 149 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में थाईलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 74 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 3 और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बनाए। टीम के लिए सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने सबसे अधिक 42 रन बनाए। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और जेमिमा रॉड्रिगेज ने 27 रन का योगदान दिया। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया। अब फाइनल में खिताबी भिड़ंत भारत और श्रीलंका के बीच होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।